नमस्कार मित्रों, हम आज ध्वनि सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ध्वनि सिद्धांत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, उच्चारित होकर वक्ता के मुंह से निकलकर श्रोता के कान तक पहुँचती हैं तथा श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। भारत में यूँ तो स्वर और व्यंजन के अंतर के संकेत पहले भी मिलते हैं, जैसे ब्राह्मणों और आरण्यकों में, परंतु स्पष्ट रूप से इसे सर्वप्रथम कहने का श्रेय महाभाष्यकार पतंजलि को है। वे कहते हैं, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजन मिति, अर्थात स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन उन पर आधारित हैं। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं। इसके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। परंतु भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि कई भाषाओं में ऐसे पूरे के पूरे शब्द हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं है। पूरे शब्द स्वर की सहायता के बिना उच्चारित हो सकते हैं। रोमानिया तथा अफ्रीका की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका की इबो भाषा में ये जो शब्द आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है पार्सल, लेकिन ये शब्द स्वर रहित है। इसी प्रकार चेक भाषा का तो पूरा वाक्य ऐसा है जिसमें एक भी स्वर नहीं है। ये जो शब्द वाक्य लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य होता है अपने गले में उंगली दबाओ। अतः आजकल स्वर व व्यंजन को सामान्यतः इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, और व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, या फिर मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या फिर किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। किंतु ये परिभाषाएं मात्र काम चलाऊ हैं, क्योंकि य व ह की तुलना में ई ऊ में अवरोध कहीं अधिक है। वास्तविकता यह है कि ध्वन्यात्मक स्वर पर स्वर व्यंजन में पूर्णतः भेदक रेखा खींचना प्राय असंभव है। हम इसे यूँ समझ सकते हैं, ये चित्र है आपके समक्ष। इसमें हमने एक रेखा पर स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अर्धव्यंजन, अर्धस्वर और स्वर खींचे हैं। अब आप ये मानिए कि क और ख को ध्वनि का प्रतीक मानें, तो इसके एक सिरे पर स्पर्श व्यंजन है और दूसरे सिरे पर स्वर है तथा बोध बीच में है। व्यंजनत्व सबसे अधिक स्पर्श में है, उससे कम स्पर्श संघर्षी में तथा इसी क्रम में आगे है, एवं स्वरत्व सबसे अधिक स्वर में, उससे कम अर्धस्वर में और इसी क्रम में आगे भी है। अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों के वर्गीकरण के कुछ आधार हैं। जैसे देखो, स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती हैं। मौखिक स्वरों में यह गूंज मुख विवर में होती है तथा अनुनासिक स्वरों में यह गूंज मुख विवर तथा नासिका विवर दोनों में होती है। मुख विवर में गूंज मुख विवर के स्वरूप पर निर्भर करती है। वह चौड़ा होगा तो एक प्रकार की गूंज होगी तथा संकरा होगा तो दूसरे प्रकार की गूंज होगी। इसका आशय यह है कि किसी भाषा में जितने स्वर होते हैं उनके उच्चारण में उतने ही प्रकार के स्वरूप मुख विवर को देने पड़ते हैं। यह स्वरूप नीचे का जबड़ा, जीभ, कोआ, ओष्ठ आदि की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त स्वर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि गूंज कब तक हो रही है। तो स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर हम इस प्रकार कर सकते हैं।
अब जैसे देखिए ये वाला जो चित्र है, इसमें हमने मुंह के विभिन्न भागों को उनकी स्थिति के आधार पर दर्शाया है। जैसे संवर्त है, अर्ध संवृत है, अर्धविवर्त है, विवर्त है, अग्र, मध्य, पश्च इत्यादि। तो हम इनके बारे में जैसे चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं जीभ के भाग की। तो जीभ के भाग के आधार पर जैसे हम देखें, किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो किसी के मध्य और किसी के में पश्च भाग। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर बात होती है जीभ के व्यवहृत भाग की स्थिति। तो जीभ का व्यवहृत भाग, चाहे वह अग्र हो, मध्य हो या पश्च हो, कभी तो ऊपर तालु के काफ़ी पास चला जाता है, उस स्थिति में संवृत की स्थिति बनती है। कभी बिल्कुल नीचे रहता है जिसमें विवर्त की स्थिति बन जाती है, और कभी संवृत के पास रहता है तो उस स्थिति को अर्ध संवृत, और कभी विवर्त के पास उसको अर्ध विवर्त। इस प्रकार हम 4 भेद करते हैं: संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। इसके बाद की जो स्थिति आती है वो आती है ओष्ठों की स्थिति। ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर, तथा जिनका बिना ऐसे के उच्चारण होता है उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये 2 मुख्य भेद हैं। यों गौणतः पूर्ण विवृतमुखी, अल्प विवृतमुखी, उदासीन, पूर्ण विस्तृत आदि अनेक भेदोपभेद किए जा सकते हैं। फिर बात आती है मात्रा की। तो मात्रा का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। इस आधार पर मुख्यतः 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। गौणतः 2 भेद और होते हैं: ह्रस्वार्ध स्वर, जो ह्रस्व स्वर से भी कम समय में उच्चारित होते हैं। जैसे कुछ लोगों के उच्चारण में ब्रह्म, सभ्य, विश्व आदि में अंत में सुनाई पड़ने वाला अ अथवा स्टेशन, स्टूल, स्त्री आदि के बहुत से लोगों के उच्चारण में प्रारंभ में सुनाई पड़ने वाली बहुत हल्की सी ई, ये उसमें आ जाते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर, जो दीर्घ से भी कुछ दीर्घ हों। जैसे ओम, ओम में ओ ऐसा ही स्वर है। इसके बाद का जो ओ अ है प्लुत का द्योतक है। इसके बाद आती है कोवे की स्थिति। इस आधार पर स्वरों के भेद होते हैं: मौखिक स्वर, जिनके उच्चारण के समय कोवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर लेता है और सारी की सारी हवा मुख से ही निकलती है। हिंदी में अ, आ, ई आदि ऐसे ही स्वर हैं। अनुनासिक स्वर, जिनके उच्चारण में कोवा बीच में लटकता रहता है, अतः हवा का कुछ अंश नाक से भी निकलता है। हिंदी में जैसे आ, ए, ई, ऊ आदि स्वर ऐसे ही हैं। अनुनासिक स्वर 2 प्रकार के हो सकते हैं: पूर्ण अनुनासिक स्वर जैसे हाँ, आ, और अल्प अनुनासिक स्वर जैसे राम, जो है राम का आ, ये जो है वो अल्प अनुनासिक स्वर है। इसके बाद बात आती है व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार की। तो व्यंजनों के वर्गीकरण का जो आधार है वो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पहली बात आती है प्रयत्न के आधार पर। इस आधार पर व्यंजनों के मुख्यतः जो भेद हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना। इनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे का स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक आती है। दूसरे चरण में 2 अवयव एक दूसरे का स्पर्श करते हुए भीतर से आती हवा को रोक देते हैं, और तीसरे चरण में दोनों अवयव एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तथा हवा बाहर निकल जाती है। हिंदी में क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ तथा संस्कृत में च छ ज झ तथा 5 अनुनासिक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजनों में रखा गया है। फिर बात आती है संघर्षी।
इससे उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली हवा संघर्ष या घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। जैसे हिंदी में फ, व, स, ज, श, ख, ग, ह संघर्षी व्यंजन है। संस्कृत में स, श, स है संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद स्पर्श संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष का होता है। हिंदी में च, छ, ज, झ यही है। संस्कृत में ये स्पर्श माने गए हैं। ये च वर्ग जो है इसको संस्कृत में स्पर्श माना गया है, लेकिन हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी में आता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्फुटित रूप से स्पर्श संघर्षी रहता है। अस्फुटित होने पर स्पर्श हो जाता है, जैसे चना, नाच आदि में। फिर बात आती है नासिक्य की। इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इनके जो अंतिम व्यंजन हैं पंचम वर्ण वो नासिक्य व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों में हवा का निकलना कुछ देर के लिए रुक जाता है, अवरोध की स्थिति आ जाती है, किंतु नासिक्य व्यंजनों में उच्चारण में हवा नाक से निकलती रहती है। फिर बात आती है पार्श्विक की। इनके उच्चारण में मुंह के मध्य भाग में दो अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकलती रहती है। इसके आधार पर इसके दो भेद हो सकते हैं, एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। लय पार्श्विक व्यंजन है जो कुछ के उच्चारण में एक पार्श्विक तथा कुछ के उच्चारण में द्विपार्श्विक हो जाता है। फिर उत्क्षिप्त। इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, जैसे ड, ढ। फिर आते हैं कंपनजात। इनके उच्चारण में किसी अवयव की नोक में से वायु के प्रवाह से कंपन होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में जो र है, र के उच्चारण में जीभ की नोक कांपती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने हिंदी र को लुंठित, लुंठित का मतलब जिसमें जीभ को बेलन की तरह लपेट कर उच्चारण करते हैं ना, वो वर्ण लुंठित होता है, उन्होंने लुंठित कहा है। तथा डॉक्टर कादरी और चटर्जी ने उत्क्षिप्त कहा है। लेकिन जो भोलानाथ तिवारी हैं उनके विचार से रे कंपन जात है। फिर बात आती है स्थान के आधार पर। तो इस आधार पर व्यंजन के जो भेद हम कर सकते हैं वे हैं स्वर यंत्रमुखी। तो पहला जो भेद है वो है स्वर यंत्रमुखी। तो इसमें उन ध्वनियों को कहते हैं स्वर यंत्रमुखी जो स्वर यंत्र मुख से उच्चारित हो जाती है, उन्हें स्वर यंत्र स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी संघर्षी है। अरबी का हमजा स्वर यंत्रमुखी स्पर्श है। उसके बाद आता है उपाली जीव्य। उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र और अली जीव्य के बीच में उपाली जीव्य या गलबिल से उच्चारित होती हैं। पिछले वीडियो में हमने एक मुख विवर का एक चित्र बनाया था, देखा था, उसके साथ एक सारणी भी थी। उसमें जो पहला एक नंबर जहाँ डाला हुआ था उसमें गलबिल का चित्र था, गलबिल, गलकंठ या कंठ। इसके लिए जीवा मूल को पीछे हटाकर गलबिल को संकीर्ण कर लिया जाता है। अरबी की बड़ी हे और ऐन इसी स्थान से उच्चारित होती है। उपाली जीव्य ध्वनियाँ प्राय अफ्रीका में या उसके आसपास ही मिलती हैं। अली जीव्य, कौवे या अली जीव्य से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इनके लिए जिह्वा मूल या जिह्वा पश्व को या तो निकट ले जाकर वायु मार्ग संकरा करते हैं या संघर्षी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं या स्पर्श कराकर स्पर्श ध्वनि। इन ध्वनियों को जिह्वा मूलीय या जिह्वा पश्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कोमल तालव्य। इसे संस्कृत में कंठ कहा जाता है। जीभ के पिछले भाग के सहारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। क, ख, ग, घ, यही हैं। ख और ग आदि संघर्षित ध्वनियाँ भी यहाँ से उच्चारित होती हैं। उसके बाद मूर्धन्य।
उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मूर्धा से सहायता ली जाती है। संस्कृत में ट वर्ग, ऋ, प आदि मूर्धन्य हैं। हिंदी में ट वर्ग यद्यपि पुराने नए सभी लेखकों द्वारा मूर्धन्य कहा गया है, किंतु वस्तुतः उसका मूर्धन्य उच्चारण कम ही होता है, वह आगे खिसक गया है। इसे पूर्व तालव्य कहना अधिक उचित होगा। यूँ कभी कभी यह वर्ग कठोर तालव्य भी उच्चरित होता है। टूटा जैसे शब्दों में तो वह प्राय वर्ज्य है। द्रविड़ तथा चीनी में कुछ ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा से उसका स्पर्श कराते हैं, इसलिए इसे प्रतिवेष्टित कहते हैं। फिर बात आती है कठोर तालव्य की। इनका उच्चारण कठोर तालु से होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से इसमें सहायता ली जाती है। हिंदी च वर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। संस्कृत में ई, च वर्ग, य, श का उच्चारण भी यहीं से कहा गया है। संक्षेप में कठोर तालव्य को तालव्य कहते हैं। वत्स्य मसूड़े या वत्स की सहायता से कंपन वत्स्य मसूड़े या वत्स की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ वत्स कहलाती हैं। न, ल, र, स, ज इसी वर्ग में हैं। इसके बाद बात आती है दंते। दांत की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ दंते हैं। इनमें जीवाग्र या जीभ की नोक की सहायता ली जाती है। हिंदी में त, थ, द, ध दंते हैं। संस्कृत में ऋ, त वर्ग, ल, स दंत्य थे। सूक्ष्मता से विचार करने पर दंत्य के अग्र, मध्य, मूल ये 3 भेद हो सकते हैं। फिर बात करते हैं दंतोष्ठ्य की। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ की सहायता से होता है वे दंतोष्ठ्य कहलाती हैं। जैसे व, फ दंतोष्ठ्य हैं। फिर बात आती है ओष्ठ्य की। तो जिनका उच्चारण दोनों होठों से हो ऐसी ध्वनियाँ ओष्ठ्य कहलाती हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म ऐसे। अब प्राण तत्व के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो प्राण का अर्थ है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं और कुछ महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। दूसरी ओर जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या श्वास बल कम हो उन्हें हम अल्प प्राण कह सकते हैं। अब देखिए अल्प प्राण में क, ग, ङ, च, ज, ञ मतलब पहला हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो ध्वनि परिवर्तनों के कारण की, तो जो हमारा इससे अगला वीडियो है वो हमारा पूरा वीडियो ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर ही है। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर हम आएंगे ध्वनि परिवर्तनों का कारण पे। धन्यवाद।